अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सब स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा, लास्ट टाइम में जो है ना, ये हमने मैथ स्टोरेज सिस्टम में एक टॉपिक स्टार्ट किया था। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। इसको आपने स्टडी किया जाके फिर? यस सर। अच्छा, इसमें मैथ स्टोरेज सिस्टम से पहले हमें एक थोड़ी सी जो है ना एक्सप्लेनेशन मैं इसकी कर देता हूँ कि हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो डाटा हम अपना स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो सर हाँ जी। एक आपने असाइनमेंट दी थी उसकी जो सीक टाइम निकालना था हमने, तो वो कब सबमिट करवानी थी? वो उसको देख लेते हैं, उसमें आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास तक करवा देना सबमिट। ओके सर। हाँ। अच्छा, ये जो है ना वो थोड़ी सी डिस्कशन हम पहले भी करते रहे हैं, क्योंकि हमने मेमोरी की भी बात की, हमने प्रोसेसेस की बात की है, तो वहाँ पे भी हम मेन मेमोरी को और कैशे को हम डिस्कस करते रहे हैं। तो आज जो है ना वो हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देखेंगे कि ये हमारे पास जो स्टोरेज है वो हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर आपके पास सीपीयू में कुछ रजिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे ये सबसे फास्ट स्टोरेज है आपकी। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कैशे आ जाती है। ठीक है, कैशे जो है वो इंटरमीडिएट होती है रजिस्टर और मेमोरी के। ठीक है, मतलब आप एक कैशे मेंटेन करते हैं, जो आपके फ्रीक्वेंट जो पेजेस हैं वो आप इसके ऊपर लोड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस में भी हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, प्रोसेस में भी जो पेजेस आपके ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं वो उनको हम एक फास्ट स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये जो आपकी स्टोरेज है ये आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है। ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये आपकी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होती है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल ये आपकी जो स्टोरेज है ये वोलाटाइल है। ठीक है, जैसे सिस्टम आपका पावर ऑफ करेगा तो ये अपनी मेमोरी जो है ना वो लॉस्ट कर देता है। ठीक है, दोबारा से आपकी ये इनकी वैल्यू जो है ना वो रीसेट हो जाती है। लेकिन ये आप एक्सटर्नल स्टोरेज में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है या जो डिस्क स्टोरेज वगैरह या यूएसबी वगैरह, उनमें जब डाटा आप एक दफा जो है ना वो स्टोर कर लेते हैं तो वो आपकी परमानेंट स्टोरेज रहती है जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करते। तो अब जो हमने इसमें अब जो चीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास ये स्टोरेज किस तरह से मैनेज होती है, हमारा जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको किस तरह से हैंडल करता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क स्ट्रक्चर देखेंगे, ये लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। डिस्क अटैचमेंट देखेंगे, स्केजुलिंग, कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट देखेंगे, रेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे आज, और स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन हम इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हम देखेंगे टू डिस्क्राइब द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड इफेक्ट्स ऑन द यूज ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है, to explain the performance characteristics of mass storage devices, to evaluate disk scheduling algorithms, ठीक है, to discuss operating system services provided the mass storage including RAID। अच्छा, ये RAID का आपको आइडिया है? ये टॉपिक यस आपने सर, ये रिडंडेंट अरे होते हैं सर। इसके कुछ लेवल्स होते हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 3 अप टू रेड 5, रेड 6। सर ये मल्टीपल डिस्क जो हार्ड डिस्क होती है ना उनको कंबाइन करते हैं। डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं। रेड 0 क्या करती है? रेड 0 में जितनी भी डिस्क को कंबाइन करेंगे उसकी स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी उतने नंबर से, और उसकी कैपेसिटी जो है ना वो प्लस हो जाएगी। और रेड 1 के अंदर, इसके अंदर रेड 0 के अंदर ना हमारे पास डिस्क फेलियर का टॉलरेंस नहीं होती, 0 होती है। वो रेड 1 के अंदर मिरर क्रिएट होते हैं सर। इस तरह ये रेड 10 तक जाते हैं। अच्छा, ये जो रेट का टॉपिक है ना ये भी हम आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये इसी तरह से ये है कि ये हम अपनी जो स्टोरेज है ना उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रेट 0 के अंदर जो है ना हमारे पास इस तरह से, अगर
डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ड्राइव्स हैं, ठीक है, तो हम उनको इकट्ठा यूज कर सकते हैं। कुछ डाटा हम यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इसका फायदा ये सर होगा कि जैसे दो प्रोसेस हैं, ठीक है, एक प्रोसेस जो है वो लेट्स सपोज आपने ए टू जी जो है ना वो प्रिंट करना है, ठीक है। अब एक प्रोसेस है वो अगर ए टू एम प्रिंट कर रहा है और दूसरा प्रोसेस ए टू एन प्रिंट कर रहा है, एन टू जेड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्क के अंदर भी हम क्या करते हैं, कुछ ड्राइव्स के अंदर डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, जैसे जो डिस्क, ये इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ब्लॉक 0 यहाँ पे आ जाता है, ब्लॉक 3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और इसी तरह ब्लॉक 1 और 2 आपका ने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जो फास्ट हो जाएगी ये मेमोरी एक्सेस टाइम जो है ना वो आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड 1 के अंदर इस तरह से नहीं करते, रेड 1 के अंदर आप डुप्लीकेशन कर लेते हैं, मिरर करके रख लेते हैं डाटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से नाम से ही आपको जाहिर है कि रिडंडेंट, हमने डाटा रिडंडेंट बना देना है, ठीक है। हमने उसको डिफरेंट स्टोरेजेस के ऊपर स्टोर कर लेना है, ठीक है। उसका एक और फायदा फिर ये हो जाता है कि अगर इस डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो अगर इसका मिरर हम हमारे पास पड़ा होगा या इसी यही डाटा अगर हमारे पास कहीं और भी स्टोर होगा तो फिर हम वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या अगर ये डिस्क बिजी है, ठीक है, कोई प्रोसेस इसको यूज कर रहा है इस डाटा को, ठीक है, तो फिर हम इसमें से डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हम इसके स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर एज ए सेकेंडरी स्टोरेज यूज होती है, और इसकी जो रोटेशन है वो 60 टू 250 टाइम्स पर सेकंड होती हैं, ठीक है। तो ये पर सेकंड है, रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। इसको आप पर मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो ट्रांसफर रेट है, डाटा आपका कंप्यूटर से ड्राइव में किस रेट से ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो वो डाटा फ्लो रेट जो है वो उसको हम ट्रांसफर रेट कहते हैं, ठीक है। ये भी हर ड्राइव के ऊपर मेंशन होता है, जब उस परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। अच्छा, अब जो पोजीशनिंग टाइम है ना ये हम कंप्यूट करेंगे, ये दो चीजें जो है ना ये इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। एक हम इसमें देखेंगे सीक टाइम, और दूसरा हम देखेंगे रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा पोजीशनिंग टाइम, या हम उसको कह सकते हैं रैंडम एक्सेस टाइम, उस डिवाइस का रैंडम एक्सेस टाइम कितना है, ठीक है। तो सीक टाइम के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी इज द टाइम टू मूव डिस्क आर्म टू डिजायर्ड सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो सीक टाइम है वो हमारा कैसे निकलेगा कि जो आपका आर्म है, ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने एक जो है ना वो देखी थी इमेज, उसके अंदर राइट साइड पे एक आर्म था, मेरा ख्याल ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। वो आर्म जो है ना वो डिजायर्ड सिलेंडर के ऊपर कितने टाइम के अंदर आता है, ठीक है, तो वो उसको कहेंगे सीक टाइम, ठीक है, सर जो थोड़ा हमारा। साइड स्लाइड का बढ़ा दूं please? थैंक यू। अच्छा, तो ये जो है ना मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो अब जो एल्गोरिथम हम आगे की स्टडी करेंगे उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमने कुछ डाटा वो हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो सीक टाइम है वो आपका आ जाता है कि आपके पास जो आर्म है, ठीक है, जो डाटा जिसने रीड और राइट करना है, ठीक है, वो कितने टाइम के अंदर डिजायर्ड सिलेंडर के ऊपर आता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम ये सीक टाइम है, ठीक है। और जो रोटेशनल लेटेंसी है उस अब डिजायर्ड सिलेंडर में से जो सेक्टर है, ठीक है, वो अब फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड होगा, वो उसको हम कहेंगे ये आपकी रोटेशनल लेटेंसी है, कितने टाइम के अंदर जो है ना वो डिजायर्ड सेक्टर जो है ना वो रोटेट करके डिस्क हेड के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये रोटेशनल लेटेंसी है। ये जो रोटेशनल लेटेंसी है इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्योंकि आपकी डिस्क आपकी कितनी रोटेशंस पर सेकंड करती है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है,
ठीक है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एल्गोरिथम जो है ना वो इसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट लास्ट टाइम हमने कुछ एल्गोरिथम्स की एक्सप्लेनेशन भी की थी, उसमें भी आपने देखा था कि जो सीक टाइम है वो वेरी कर सकता है। वो जितना अच्छा एल्गोरिथम होगा उतना जल्दी वो जो है ना वो डिस्क आर्म जो है वो डिजायर्ड सिलेंडर को फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो लेकिन जो रोटेशनल लेटेंसी है ये, क्योंकि ये रोटेशंस पर सेकंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो ये वेरी नहीं कर सकती। ये वेरी सॉरी कह रहा हूँ, ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली जो है ना उसकी रोटेशन लेटेंसी मेंशन्ड होती है। ठीक है, तो इसको हम कम नहीं कर सकते या इसको ये इंक्रीज नहीं हो सकती। अच्छा, हेड क्रैश की जो टर्म है वो यहाँ पे यूज की हुई है। ये जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो हमने जो है ना इस तरह से कुछ, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है ना लास्ट टाइम हमने इस स्लाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ये इसको क्या हो गया है? पेज ज्यादा आ गया इसका भी। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं। ये से आपको, ये देखें हम ना, ये एक आपके पास आर्म असेंबली है। ठीक है, इस आर्म असेंबली के साथ ना आपका रीड राइट हेड जो है ना वो अटैच है, इस तरह से इसको आर्म कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो ये वाली जो चिप आपको नजर आ रही है ना, ये रीड राइट हेड है जो आपका डाटा रीड करेगी। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं रीड राइट हेड। अब जो सीक टाइम है, ठीक है, वो हम ये कह रहे हैं कि ये जो रीड राइट हेड है ये डिजायर्ड सेक्टर के ऊपर कितने टाइम के अंदर आता है। ठीक है, तो वो उसको हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो सेक्टर अब आपका क्या होता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रैक है। ठीक है, इसी तरह से ना इसके ऊपर काफी सारे ट्रैक्स होते हैं ऐसे, ये सीक्वेंस के अंदर ना इस तरह से कुछ ट्रैक्स जहाँ पे डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, ट्रैक हम एक पाथ को आप एक ट्रैक कह सकते हैं। उस ट्रैक को फिर हमने ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप ये एक ट्रैक की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है। अब जो कंसिस्टेंट सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे ये वाला जो सेक्टर है, और इसी तरह से इसके ऊपर जो ये वाला सेक्टर है, इसी तरह से इसी के नीचे जो सेक्टर होगा ये वाला। ठीक है, जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर आपके कंसिस्टेंट सेक्टर्स आने हैं। ठीक है, जो सेम पोजीशन के ऊपर सेक्टर्स हैं उनको जो है ना वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम कहते हैं ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, ये प्लेटर किसको कह रहे हैं, प्लेटर आपका ये वाली पूरी डिस्क है जिसके अंदर ये आपके इस तरह से ट्रैक ड्रॉ हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा ना ओवरव्यू यहाँ पे दिखाया गया है। अब जब ये रोटेट करती है, ये जब ये स्पिंडल रोटेट करेगी, तो ये सारे के सारे जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। या ये लेफ्ट साइड पे रोटेट कर सकती है या ये राइट साइड पे रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर हम किसको कह रहे हैं कि ये जो आपकी सेम पोजीशन के ऊपर जो सेक्टर्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो डिजायर्ड सेक्टर है वो कितने टाइम के अंदर इस रीड रेड हेड के नीचे आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो सीक टाइम है। ठीक है, अब ये कैसे वेरी कर सकता है,
ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बेस पे वेरी कर सकता है, ठीक है। कुछ एल्गोरिथम जो है ना वो पूरी डिस्क को रोटेट करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो वन डायरेक्शनल में पूरी को रोटेट करने के बाद दोबारा दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। कुछ एल्गोरिथम क्या करते हैं कि वो अगर यहाँ से डाटा रीड किया है इस सेक्टर में से, ठीक है, तो यहाँ से रीड करने के बाद वो इस साइड पे मूव करते हैं या फिर वो इस साइड पे, जो डिजायर्ड सेक्टर जहाँ से उनको मिलेगा वो उस साइड पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं ये। अच्छा, तो अब जो है ना डिस्क कैन बी रिमूवेबल, डिस्क आपकी रिमूवेबल होती हैं। दूसरा, डिस्क अटैच टू कंप्यूटर वाया आईओ बस। तो अब ये आईओ बस के थ्रू जो है ना वो आपकी डिस्क अटैच होती है कंप्यूटर के साथ। अब वो बसेस डिफरेंट टाइप्स की हैं, ये वेरी करती हैं कि आपकी जो है ना वो कुछ ये बसेस टाइप्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इनकी स्पीड वेरी करती है। तो अच्छा, उसके बाद लास्ट एक टर्म हम देखेंगे, ये होस्ट कंट्रोलर जो है ना वो, और डिस्क कंट्रोलर। होस्ट कंट्रोलर जो आपके कंप्यूटर के साथ जब हार्ड ड्राइव अटैच करते हैं तो वो एक कंट्रोलर के वहाँ पे जो है ना वो एक बस का काम करता है, ठीक है। ये होस्ट कंट्रोलर आपके कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है। डिस्क कंट्रोलर हम किसको कहते हैं कि ये जो डिस्क के अंदर जो है ना बिल्ट इन एक डिस्क स्टोरेज होती है जो डाटा को ट्रैवल करवाती है आपके होस्ट कंट्रोलर, जिसने कम्युनिकेशन करवानी है आपके होस्ट कंट्रोलर के साथ, ठीक है। डिस्क कंट्रोलर आपकी बिल्ट इन होती है ड्राइव के अंदर, ठीक है। अब ये टर्म आपको क्लियर है, क्योंकि आगे हम एल्गोरिथम्स के अंदर इन्हीं की बात करेंगे, सीक टाइम की। तो सीक टाइम यहाँ से सेक्टर ये वाला जब ये आपका इस हेड के नीचे आएगा उसको हम कह रहे हैं कि ये सीक टाइम। डिजायर्ड सेक्टर आपका इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। रोटेशनल लेटेंसी किस चीज को कह रहे हैं कि ये कितने टाइम्स के अंदर रोटेट करके वो जो ये वाला जो सेक्टर है आपका, ये वाला जो हमारा डिजायर्ड सेक्टर है, वो यहाँ से डाटा रीड करना है, यहाँ से या यहाँ से कहाँ से डाटा रीड करना है, तो वो आपका रीड राइट हेड के नीचे कब आएगा, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो आपकी रोटेशनल लेटेंसी होगी। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ी सी जो है ना वो इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास प्लेटर्स की जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये वेरी करता है जो आपकी अब जो आपके पास लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये साइज अब रिड्यूस हो रहा है इस साइज, ठीक है। उसके बाद ये इसकी डाटा स्टोरेज उसमें कितना हो सकता है वो भी वेरी करता है ड्राइव टू ड्राइव, ठीक है। परफॉर्मेंस जब हम मेजर करेंगे तो परफॉर्मेंस में हम ट्रांसफर रेट देख सकते हैं कि उस ड्राइव का ट्रांसफर रेट कितना है, ठीक है। तो वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 GB पर सेकेंड, इसका मतलब यह है कि वो पर सेकंड में 6 GB तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसी तरह इफेक्टिव ट्रांसफर रेट है, ठीक है। सीक टाइम, मैंने आपको बताया कि सीक टाइम जो है ना वो 3 मिली सेकेंड टू 12 मिली सेकेंड है, ठीक है। ये इस तरह से सीक टाइम मेंशन किया हुआ है। तो एवरेज सीक टाइम मेजर्ड बाय 1/3 ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। तो जितने उसके पास टोटल ट्रैक्स होंगे उसको अगर 1/3 से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका एवरेज सीक टाइम भी वहां से हम निकाल सकते हैं। लेटेंसी जो है ना वो हम कैसे निकालेंगे, जितने भी आपके पास रोटेशंस हैं, रोटेशंस पर मिनट, वो जो ड्राइव है वो जितनी रोटेशंस पर मिनट करती है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप उसकी लेटेंसी निकाल सकते हैं। एवरेज लेटेंसी अब हम कैसे निकालेंगे, एवरेज लेटेंसी में जो है ना हम इस ये एक इनिशियल गैस बनाते हैं कि हो सकता है कि आपकी लेटेंसी 1 हो या आपकी लेटेंसी 0 हो, ठीक है। लेटेंसी 0 किस केस में होगी, जब आपका ऑलरेडी जो डिजायर्ड सेक्टर है वो हेड के नीचे है तो आपकी लेटेंसी कितनी आएगी, 0 आएगी,
ठीक है। जब उसको एक कंप्लीट रोटेशन करनी पड़ेगी तो उस केस में आपके पास जो लेटेंसी है वो 1 आएगी। तो इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हम इसको इस तरह से एवरेज लेटेंसी कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 लेटेंसी मेंशन किया हुआ। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे ना कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ना परफॉर्मेंस मेजर की हुई है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक्सेस लेटेंसी या एवरेज एक्सेस टाइम, ठीक है, ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि एवरेज सीक टाइम आप निकाल लें और एवरेज लेटेंसी निकाल लें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज एक्सेस टाइम आ जाएगा। ठीक है, फास्ट जो आपकी ड्राइव्स होती हैं उनका 5 मिली सेकेंड तक ये एक्सेस टाइम होता है। ठीक है, और जो आपकी थोड़ी स्लोएस्ट डिवाइस है उनका ये इस तरह से आपके पास आ जाता है। अच्छा, अब अगर हमने ये कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूट करनी हो कि ये इस ड्राइव के ऊपर इनपुट आउटपुट टाइम कितना लगता है, ठीक है, आपने डाटा रीड या राइट करना है तो उसमें हमें एवरेज कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका ये एक फार्मूला है गिवन यहाँ पे। इसमें एवरेज एक्सेस टाइम निकाल लें आप, ठीक है, और उसके अंदर ऐड कर देंगे अमाउंट टू ट्रांसफर, आपने डाटा कितना ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर रेट कितना है, ठीक है, और कंट्रोलर ओवरहेड कितना है, इन सब को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल आएगी। जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इस एग्जांपल को देखें जरा, ये कंप्यूट कर सकते हैं आप। हमारे पास 4 KB जो है ना एक ब्लॉक है, ठीक है, ये डाटा जो हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है, जो डिस्क की जो स्पीड है वो 7200 रोटेशंस पर मिनट है, ठीक है, विद अ 5 मिली सेकेंड एवरेज सीक टाइम। ठीक है, अब सीक टाइम उसका दे दिया है 5 मिली सेकेंड। तो ट्रांसफर रेट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1 GB पर सेकेंड ट्रांसफर रेट विद अ 0.1 मिली सेकेंड कंट्रोलर ओवरहेड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपने एवरेज आईओ टाइम निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सेस टाइम जो है वो यस एवरेज एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकलेगा। सही 7 ये अगर इंफॉर्मेशन आपको सर गिवन वो है, निकले सर वो एवरेज पहले एवरेज लेटेंसी यहाँ पे सर, एवरेज लेटेंसी वहाँ पे एवरेज सीक टाइम 5 मिली सेकंड है। ठीक है, एवरेज लेटेंसी इसकी पीछे एक टेबल था वहाँ पे दी गई है सर 7200 आरपीएम एक फॉर्मूले के साथ, आरपीएम मल्टीप्लाइड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय आरपीएम मल्टीप्लाइड बाय 60। तो वहां से हमारी एवरेज लेटेंसी निकल आती है। तो सर उसको फिर हम यूज करते हुए जो है ना ये अपनी नीचे कैलकुलेशंस कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें, अब आपके पास ये सीक टाइम जो है ना यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से सीक टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे 5 मिली सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 मिली सेकेंड। अब एवरेज लेटेंसी जो है ना वो कैसे निकलेगी, एवरेज में 1/2 इंटू लेटेंसी हमने करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये 1/2 क्यों कर रहे हैं, एवरेज लेने के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो ओवर जो आपका हेड है वो या तो आपका उसी सेक्टर के नीचे होगा या हो सकता है उसको पूरी एक रोटेशन करनी पड़े, तो उसका एवरेज लेंगे तो ये 1/2 इंटू लेटेंसी आएगा। ठीक है, अब ये लेटेंसी कैसे कंप्यूट करेंगे, ये कंप्यूट करेंगे यहाँ से। अब ये देखें 7200 आरपीएम है, रोटेशंस पर मिनट है, लेकिन बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे सेकंड्स के अंदर ले रहे हैं, मिली सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो या तो आप इसको भी मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर लें या आप इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। 7200 को ये अगर आपके पास ये रोटेशंस पर मिनट है तो रोटेशंस पर सेकंड कितनी निकलेंगी यहाँ से। तो सर डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर। इसको 60 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 120 रोटेशंस पर सेकंड आ जाएंगी। ठीक है, 120 रोटेशंस। सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
मिनट को सेकंड में चेंज करना है। नहीं, डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखें आपके पास 1 मिनट के अंदर रोटेशन ज्यादा होंगी या 1 सेकंड के अंदर रोटेशन ज्यादा होंगी। सेकंड आपका फैक्टर छोटा है ना, तो ये रोटेशंस कम होंगी। अगर 1 मिनट के अंदर 10 रोटेशंस हो रही हैं तो 1 सेकंड के अंदर तो रोटेशंस कम होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं कर सकते। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो रोटेशंस आपकी इंक्रीज कर जाएंगी। घंटों में चली गई। ठीक है, तो अब देखें 120 रोटेशंस पर सेकंड आपके पास आई हैं। ठीक है, तो अब 1 यहाँ से इस लेटेंसी के अंदर आप डाटा पुट करें, 1/2 इंटू यहाँ पे 120 लिखें, इसको आप सॉल्व करें। ये आपके पास क्या आएगा यहाँ से, 1/2 1/2 इंटू 120 करें, इसका क्या आंसर आता है? 0.240 मेरा ख्याल आएगा सर। क्या आएगा? 0.240 आएगा। ये आपके पास आ जाएगा 120 इंटू 2, ये आपके पास आएगा 0 पॉइंट। ओ अब ये आपके पास 0.00417। ठीक है, यहाँ से इसको हम 7 कर देते हैं। तो ये आपके पास अब सेकंड्स के अंदर आया है। ठीक है, क्यों हमने रोटेशंस जो है ना वो कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पे पर सेकंड का फैक्टर आएगा ना तो ऊपर जाएगा, तो ये जो पर सेकंड है यहाँ पे सेकंड -1 था, तो ऊपर जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा। अब हमारे पास जो गिवन था वो जो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो डाटा बाकी गिवन है वो हमारा मिली सेकेंड्स में गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 मिली सेकेंड है, ट्रांसफर रेट भी मिली सेकेंड है, तो या तो आप इन सब को भी सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, फिर ही हम आपस में इनको ऐड कर सकते हैं, या आप इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तो जब आप इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.17। ठीक है, ये 1 2 एंड 3 यहाँ पे इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, और -3 आपका मिली सेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास 4.17 आ जाएगा। वो 4.17 आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास इस तरह से 4.17 मिली सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आई है ना? यस सर। तो इस तरह से जो है ना वो आप निकाल सकते हैं अपनी आयो की एवरेज टाइम। ये अब आपका 5 मिली सेकेंड आ गया, 4.17 आपकी एवरेज लेटेंसी आ गई है। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये आपका एवरेज एक्सेस टाइम यहाँ पे लिखा हुआ ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अमाउंट टू ट्रांसफर लिखनी है कि कितना आपने डाटा ट्रांसफर करना है। वो 4 KB आपका डाटा था, तो 4 KB यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट हमारा ये हमने मेंशन किया हुआ था 1 GB पर सेकेंड, तो वो आपका ट्रांसफर रेट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जो कंट्रोलर ओवरहेड है वो आपका 0.1 मिली सेकेंड आ जाएगा। अब आप इसको आपस में इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो लास्ट के ऊपर आपके पास ये आंसर निकल आएगा। अच्छा, ये बस वो एक छोटी सी डायग्राम उन्होंने शो की हुई है 1956 के अंदर, जो है ना जब फर्स्ट डिस्क स्टोरेज, जिसको ये 350 डिस्क स्टोरेज सिस्टम के नाम से ये आई थी, उसका जो साइज है वो मेरा ख्याल ये यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इसका एक्सेस टाइम बताया हुआ कि लेस देन 1 सेकंड था, और इसके अंदर प्लेटर्स का जो साइज है वो 50 इंटू 24 इंचेस उसका साइज था हर प्लेटर का। अच्छा, उसके बाद जो ये एक टर्म आजकल जो है ना वो ये जो डिस्क है ये आजकल पॉपुलर हुई हुई है, सॉलिड डिस्क स्टेट SSD। ठीक है, जो आप अपने सिस्टम के अंदर आप अक्सर सुनते हैं कि SSD लोग लगवाते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट सिस्टम्स आते हैं उनके अंदर SSD लगी होती है। ठीक है, वो SSD जो है ना वो
उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उसी तरह जैसे आपके बाकी हार्ड ड्राइव्स वर्क करती हैं इसी तरह ये वर्क करती है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड जो है ना वो फास्ट है आपकी बाकी ड्राइव से, ठीक है। कैन बी मोर रिलायबल देन हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मोर एक्सपेंसिव, अब ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मे बी शॉर्टर लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन कम होता है, लेस कैपेसिटी but much faster, ठीक है। buses can be too slow directly connected to PC for example, no movie parts, so no seek time or rotational latency। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो आपकी डिस्क उस तरह से ये वर्क नहीं करती जैसे आपकी HDD वर्क करती है, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रीवियस मैग्नेटिक डिस्क की बात की है, तो उसके अंदर वो रोटेशन होती हैं और वो आपकी उस तरह से उसकी वर्किंग होती है। लेकिन इस SSD के अंदर जो है ना वो आपका कोई भी पार्ट मूव नहीं करता, ठीक है। डाटा आपका सिक्वेंशियली फैच होता है, तो सो ऑन, इसीलिए जो सीक टाइम है या रोटेशनल लेटेंसी है वो इसमें हम कंप्यूट नहीं करते। अच्छा, अब जो है ना वो मैग्नेटिक टेप्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक टेप्स जो है ना ये पहले यूज होती थी, ठीक है, एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, ये अर्लियर टाइम्स के अंदर ना एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम के तौर पे पहले ये यूज होती थी, ठीक है। उसके बाद ये रिलेटिव परमानेंट एंड होल्ड्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा, इसके अंदर भी उसी तरह से डाटा आप स्टोर कर सकते हैं जैसे आप बाकी अपनी ड्राइव्स के अंदर करते हैं, ठीक है। एक्सेस टाइम इसका थोड़ा स्लो है, रैंडम एक्सेस टाइम लेस देन 1000 टाइम्स स्लोअर देन डिस्क, ठीक है। मेनली यूज फॉर बैकअप स्टोरेज, इनफ्रीक्वेंट यूज डाटा ट्रांसफर मीडियम बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है। पहले तो ये एज एक्सटर्नल स्टोरेज जो है ना वो यूज हो जाती थी, अब इसको बैकअप्स वगैरह के लिए जो है ना वो लोग यूज कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप को। कैप्टन फूल एंड उसका जो यहाँ पे डाटा ट्रांसफर रेट यहाँ पे MB पर सेकंड में दिया हुआ है, और उसकी जो टिपिकल स्टोरेज है वो 200 GB से 1.5 GB तक उसकी डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को थोड़ी सी आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अब देखें, हमने अभी जो स्टडी की है उसमें हमने देखा कि आपका जो डाटा वो सेक्टर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो ये जब हमने इस ड्राइव की बात की है ना यहाँ पे इस डायग्राम की, ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि आपका डाटा जो है वो इस तरह से कुछ ट्रैक्स की फॉर्म में डाटा आपका स्टोर हुआ हुआ है, और उसको हमने इस तरह से सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये सेक्टर्स जो है ना वो फाइंड करता है, ठीक है। ये स्पिंडल इस तरह से मूव होती है और आपका जो रीड राइट हेड है वो इस तरह से किसी सेक्टर के ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन अब देखें, हमारे पास जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर जो डाटा जो पड़ा होता है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में पड़ा होता है ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। या उसको हम ये कह सकते हैं कि आपका डिस्क ड्राइव्स के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो वो अब कैसे मैनेज होता है वो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास जो डाटा है वो लॉजिकल ब्लॉक्स की फॉर्म के अंदर जो है ना वो 1 डायमेंशनल रे में पड़ा होता है। अब उसको स्टोर कैसे करना है, अब वो आपका जो सेक्टर्स के ऊपर जब डाटा कॉपी होता है ना, तो सेक्टर 0 इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट सिलेंडर, ठीक है। तो जो मोस्ट आउटर आपका सिलेंडर होता है उसमें से फर्स्ट सेक्टर के ऊपर से आप डाटा रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है, या डाटा राइट करना शुरू करते हैं। तो वो जो डाटा वो आपका सेक्टर 0 में पड़ा होगा। इसी तरह से सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपका सारा डाटा स्टोर होता है। लेकिन जब आपको विजुअली वो डिस्प्ले होता है तो वो आपको ड्राइव्स के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो है ना वो डिस्प्ले होता है। जब आप उसको वहां से फैच करते हैं तो वो फिर फाइंड करता है कि वो कहाँ पे लोडेड है या वो किस सेक्टर में वो डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो डाटा उस तरह से फिर सीख करके उसको आपको डिस्प्ले करवाता है। तो ये जो हमने अब पहले आप बात की थी लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, अब आपका जो लॉजिकल एड्रेस आपका जनरेट होगा, ठीक है। जैसे ही आपका डाटा वो है वो लॉजिकल फॉर्म में
इन लोकेशंस पे पड़ा हुआ है एक ड्राइव के अंदर, ठीक है, उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो एक्चुअल किस सेक्टर में लोड हुआ है, ठीक है, तो वो आपका फिजिकल एड्रेस कंप्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहां से फिर आप डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जो डिस्क अटैचमेंट है, ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास कुछ जो है ना वो हमने यहाँ से भी हमने बात की थी कि आपके पास जो डिस्क अटैचमेंट किस तरह से होती है, ठीक है, तो इन बसेस के आप थ्रू जो है ना वो डिस्क के अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप उन डिस्क को यूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट अटैच्ड, ये किसी का जो है ना वो माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लें। होस्ट अटैच स्टोरेज एक्सेस थ्रू आईओ पोर्ट्स टॉकिंग टू आईओ बसेस, ठीक है, तो आईओ बसेस हमने पहले भी बात की है कि जो आपकी आईओ बसेस है उनके थ्रू आपकी डिस्क जो है ना वो अटैच होती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है SCSI जो आपकी बस है, इसके थ्रू आप 16 डिवाइसेस जो है ना वो आप कनेक्ट कर सकते हैं एक केबल के थ्रू, ठीक है, एक आपकी इनिशिएटर हो जाती है, बाकी आपकी टारगेट्स हो जाती हैं, ठीक है, तो वन डिवाइस आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, जो आपका जो सिस्टम के साथ जो कनेक्टिविटी होगी अ, वो आपकी एक एक पिन आपकी जो है ना वो यूटिलाइज हो जाएगी, और बाकी जो 15 है वो आपकी एज ए टारगेट फिर यूज हो जाएंगी, तो 15 आप उसकी डिफरेंट डिवाइसेस उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरह जैसे SI एक केबल है, इसी तरह एक FC केबल है, ये हम यूज करते हैं जब हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करेंगे सैन, उसके अंदर आपको फास्ट स्पीड चाहिए होती है, ठीक है, तो फिर हम इसकी बजाय हम वहाँ पे FC केबल जो है ना ये यूज कर लेते हैं। ये FC मेरा ख्याल यहाँ पे FC जो है ना वो यहाँ पे कह रहा होगा फाइबर चैनल को, ठीक है, तो ये आपका फाइबर चैनल फाइबर केबल। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे कुछ टाइम्स में हमारे पास जो है ना वो हम मल्टीपल मल्टीपल अरे अपनी मल्टीपल जो स्टोरेज हमारी डिवाइसेस हैं उनको हम इकट्ठे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है तो फिर हम वहाँ पे एक से ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने अपने सिस्टम्स के अंदर भी कुछ टाइम एक से ज्यादा ड्राइव्स अटैच की होती हैं, ठीक है, तो वो उसको हम स्टोरेज अरे कहेंगे कि आपके पास जो है ना वो अरे ऑफ डिस्क हम इकट्ठी यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, अब ये जो यूटिलाइजेशन है इसकी ये मैनेज कैसे होती हैं, ये एक कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर आप NV रैम जो है ना ये नॉन वोलाटाइल रैम, ये एक स्पेशल टाइम की रैम है जिसके अंदर बैकअप स्टोरेज होती है, ठीक है, बैटरी बैकअप स्टोरेज होती है, ये आप डाटा लॉस्ट नहीं होने देती। वैसे तो आपका जो रैम है वो वोलाटाइल होता है, ये एक स्पेशल टाइप है नॉन वोलाटाइल रैम, तो उसके थ्रू जो है ना इसकी एक्सेस मेंटेन होती है, जो आपकी मल्टीपल डिस्क हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, उसमें से डाटा किस तरह से फैच करना है या डाटा उसमें से किस तरह से रीड राइट करना है वो जो है ना इस सॉफ्टवेयर में मेंशन किया होता है। अ फ्यू ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिस्क, उसके बाद ये रेड की बात करेंगे, रेड के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने स्टार्ट पे बताया था कि ये रेड के अंदर हम मल्टीपल डिस्क ड्राइव्स को इकट्ठे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे हम डिफरेंट डिस्क को ज्वाइन करके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डुप्लीकेट करके रख लेते हैं, तो फिर जो आपको जहां से डाटा चाहिए वहां से हम उसको डाटा रीड या राइट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें जो है ना रिडंडेंट डाटा हम वहां पे बना के रख लेते हैं। इसी तरह शेयर्ड स्टोरेज है, और स्नैपचैट्स वगैरह के अंदर भी यही काम आप करते हैं कि आप डिफरेंट उसकी डुप्लीकेशंस बना के
डाटा की रख लेते हैं ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। अगर एक डिस्क आपकी किसी वजह से ख़राब हो जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपका डाटा जो है ना वो दूसरी डिस्क से रीड होना शुरू हो जाता है, जो आपकी बैकअप स्टोरेज है। तो ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर भी हम देखते हैं कि आपके पास इस तरह से कुछ स्टोरेज अरेज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज्यादा डिस्क आपने इकट्ठी अटैच की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्क यहाँ से अटैच होंगी इसके साथ, ठीक है, डिस्क ड्राइव्स। इसी तरह इसके साथ और ये आपने अटैच की हुई हैं। ये अब सारी की सारी कनेक्टेड हैं किसी एक सैन नेटवर्क के साथ, ठीक है। सैन किसको कह रहे हैं हम? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो इस नेटवर्क की खूबी ये है कि ये जब भी क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा, उसने जो भी डाटा फैच करना है तो ये ब्लॉक्स की फॉर्म में हम यहाँ से डिस्क ड्राइव में से डाटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी हम किस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट्स को किस तरह का डाटा चाहिए, ठीक है। अगर तो उसने ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा रीड करना है, ठीक है, तो उस केस में फिर हम सैन नेटवर्क की तरफ चले जाते हैं। नहीं तो एक उसका एक और वेरिएंट भी है यहाँ पे, ये नैस के नाम से, नेटवर्क एरिया नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। इसमें जो है ना वो हमारे पास जो डाटा होता है वो फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये फाइल्स के अंदर या डाटाबेस के अंदर आपके पास जो डाटा स्टोर हो जाए एंट्रीज की फॉर्म के अंदर, तो वो क्लाइंट को जो है ना वो एक रिक्वायर्ड फाइल चाहिए होती है, तो वो इस नेटवर्क के थ्रू फिर हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। जो भी फाइल उसको चाहिए वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये दो तरह से, इस तरह से भी स्टोरेज आपकी मेंटेन होती है। सैन के अंदर कॉमन इन लार्ज स्टोरेज इन्वायरमेंट्स मल्टीपल होस्ट अटैच टू मल्टीपल स्टोरेज अरेज फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल आपका स्ट्रक्चर है। SAN is one or more storage arrays, ठीक है। Hosts are attached to switches, storage made available via logical unit masking from specific arrays to specific servers, ठीक है। तो अब जिस भी सर्वर से जो भी डाटा चाहिए तो वो उसको स्पेसिफिक अरेज, स्पेसिफिक अरेज हम कह रहे हैं कि आपके पास जो डिस्क हैं वो इकट्ठी जब यूटिलाइज हो रही हैं तो उसको हम अरेज कह रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से डाटा चाहिए, जिस सर्वर में से चाहिए, वो वहां से पर्टिकुलर डाटा फाइंड करके हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अंदर ये पहले ही बात की है कि फाइबर चैनल जो है ना वो यूज होता है, ठीक है, ताकि उसकी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेटवर्क स्टोरेज ये भी उसी तरह से नेटवर्क का ही एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सैन था वो भी नेटवर्क सोल्यूशन ही है, ये भी आपका नैस भी एक नेटवर्क सोल्यूशन ही है। लेकिन इसमें और इसमें मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि जब आपको डाटा जो है ना वो ब्लॉक्स की फॉर्म में चाहिए या आपको जो है ना वो डाटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, पर्टिकुलर डाटा चाहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डाटा चाहिए किसी लोकेशन से, तो उस टाइम के ऊपर ये वाला नेटवर्क हमारा ज़्यादा फिजिबल है। अगर आपको डाटा जो है ना आपका फाइल्स के थ्रू ट्रांसफर होना है, डिफरेंट फाइल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करवानी है, तो उस केस में फिर हम नैस जो है ना वो यूज कर लेते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो है, ठीक है। ये उसी तरह वर्क करता है जैसे फाइल ट्रांसफर जितने भी आपके वो मैकेनिज्म हैं उनके थ्रू ये वर्क करता है। अवेलेबल ओवर अ नेटवर्क रादर देन अ लोकल कनेक्शन, ठीक है। तो ये नेटवर्क के ऊपर ही अवेलेबल कर देते हैं। NFS CIFS कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं इसके। उसके बाद ये बिटवीन होस्ट एंड स्टोरेज ओवर TCP UDP IP नेटवर्क। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप जो है ना वो जस्ट एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हमने जो डिस्क की जो है ना वो रोटेशंस की भी बात की है, रोटेशंस पर मिनट्स की, हमने उसके सीक टाइम की भी बात की है, उसके रोटेशनल लेटेंसी की भी बात की है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिस्क स्केड्यूलिंग अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूजिंग हार्डवेयर एफिशिएंटली, ठीक है। जो हार्डवेयर हम डिस्क ड्राइव्स को यूज करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें एक उसकी हार्डवेयर को अच्छे से यूटिलाइज करे, ठीक है। वो कैसे? इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन, किन टर्म्स में हम कह रहे हैं कि हमें जहां जहां पे रिक्वेस्ट जरूरत पड़ेगी डाटा की, वो हमें वहां वहां से डाटा जो है ना वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उन रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करेगा। तो इसमें जो
पर्पज है वो हमारा ये है कि हमने मिनिमाइज करना है सीक टाइम को। ठीक है, हमने ये एल्गोरिथम में देखा था कि आपके पास जो सीक टाइम है वो वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स का सीक टाइम वेरी करता है उसके रेफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, जिस तरह के रेफरेंसेस होंगे तो उस तरह का जो है ना सीक टाइम निकलेगा हर एल्गोरिथम का। ठीक है, तो ये सीक डिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं। लास्ट टाइम भी आपने इसको ये इंफॉर्मेशन कंप्यूट की थी। Disk bandwidth is the total number of bytes transferred divided by the total time between the first request for service and the time completion of the last transfer। ठीक है, तो जब आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट आई थी उससे उसको वहां से लेके लास्ट जो ट्रांसफर जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट जब तक ट्रांसफर हुई है उसको हम ये कह रहे हैं कि आपकी बैंडविड्थ है डिस्क की। अच्छा, आप थोड़े से हम जो है ना वो एल्गोरिथम्स हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, इसका भी हम दोबारा एक दफा क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ डिस्क आईओ रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा ये अब जो डिस्क हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रेफरेंसेस जनरेट होंगे, अब ये रेफरेंसेस कौन जनरेट करेगा? ठीक है, या तो यूजर जो है ना वो यूजर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, यूजर प्रोसेस को जरूरत पड़ सकती है किसी रेफरेंस की डाटा को फैच करने की। जैसे आप अपनी फाइल्स को ओपन कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा है उसमें आप फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, या रीड के लिए या राइट के लिए। तो उस केस में जरूरत पड़ सकती है कि ये फाइल आपकी किस सेक्टर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो कोई रेफरेंस जनरेट हो सकता है। सिस्टम प्रोसेस कर सकता है जो है ना वो किसी डिस्क की, या ओएस जो है ना अपनी फाइल्स वगैरह कहीं पे स्टोर करने के लिए ओएस भी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये जो आपके रेफरेंसेस जनरेट होंगे वो किन किन प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं? वो ओएस कर सकता है, सिस्टम प्रोसेस कर सकते हैं, यूजर प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से ये रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। आईओ रिक्वेस्ट इंक्लूड्स ओएस इनपुट। भी तो सिस्टम प्रोसेस होता है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना अपनी फाइल्स भी जो है ना मेंटेन करता है अलग से। ठीक है, तो वो सिस्टम प्रोसेस आप ये नहीं कह सकते कि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक सिस्टम प्रोसेस है। सिस्टम प्रोसेसेस तो इसका पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, कुछ सिस्टम प्रोसेस आप देखें ना, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अभी सिर्फ हम कर्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम हर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह रहे। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्म यूज करते हैं तो हमारा फोकस होता है कर्नल के ऊपर। जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर या प्रोसेस इंस्टॉल होते हैं वो इसके अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, वो आपके पास बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होते हैं। अच्छा, अब हमने जो इसमें जैसे प्रीवियस स्लाइड में बात की है कि हमारे पास कुछ इस तरह के रेफरेंसेस जनरेट होंगे। अब उसके ऊपर से हमने फाइंड करना है कि आपके पास सीक टाइम हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, सीक टाइम में हम ये देखेंगे कि आपके जो हेड है जब वो मूव करेगा इन रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि ये किस किस सेक्टर में पड़ा हुआ है। ये जो आपके पास ये यहाँ पे डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आपका दिया हुआ है साइलेंडर्स की फॉर्म में। ठीक है, जो अभी हमने डायग्राम में साइलेंडर्स देखे थे ना कि एक साइलेंडर के अंदर आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सीक टाइम कैसे निकलता है कि ये जो साइलेंडर है ये आपका उस आर्म के नीचे कितने टाइम के अंदर आता है। ठीक है, तो वही आपका सीक टाइम होता है। तो हमारा फोकस है हमने सीक टाइम को रिड्यूस करना है। ये डाटा आपका साइलेंडर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि आपका अ, इसको डाटा कितना टाइम लगेगा इन सब को रीड करने में, इन सब रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करने में। ठीक है, तो वो हम वन बाय वन एल्गोरिथम यहाँ पे देखते हैं। ये बल्कि लास्ट टाइम भी हमने देख लिए थे इसमें। इसका जस्ट एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हमने FCFS में देखा था कि जो सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे ये 53 आपका हेड यहाँ पे है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी 98 की वो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस होगी, उसके बाद फिर सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी आप कंप्यूट कर लेंगे और इसमें अब मैंने आपको कहा था कि आप सीक टाइम निकाल लें। ठीक है, वो सीक टाइम इस एल्गोरिथम का कितना आता है यहाँ से, इसको किसी ने निकाला है आप एक में ही से? आता है।
80 आता है सर। 80 आता है? 80 नहीं आना चाहिए, ये 640 साइलेंडर्स आपके लग रहे हैं, तो सीक टाइम आपका ये आना चाहिए था। सर एवरेज सीक टाइम 80 आता है। सर एवरेज सीक टाइम 80 आया था, आपने अच्छा, लिखा था एवरेज एवरेज 80 सीक आता है हाँ टाइम। वो सर। एवरेज आपने निकाला होगा, उसको डिवाइड करके। वैसे अगर आप एवरेज नहीं निकालें, सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास 640 साइलेंडर्स यूज होंगे। इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पे, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास वो आएगा जो आप निकालना चाह यस रहे हो। सर। ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेकंड एल्गोरिथम हमने देखा था शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास जो ये हेड से आप जहाँ पे भी आपका हेड है, आप सबके साथ इसका डिफरेंस ले लें। ठीक है, जिसके साथ मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो आप सबसे पहले हम वो डाटा फैच करेंगे। ठीक है, वो डाटा रीड करेंगे। तो इसका भी जब आप निकालेंगे सीक टाइम, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ 236 इसके साइलेंडर्स आते हैं। तो इसको टोटल नंबर ऑफ साइलेंडर्स पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आप सीक टाइम एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्कैन की बात की थी। स्कैन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है? सर ये टू द एंड तक जाता है। ठीक है, ये किसी एक डायरेक्शन से एंड तक जाएगा। उसमें जितनी भी आपके रेफरेंसेस हैं उनको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वापसी के ऊपर बाकी जो रेफरेंसेस इससे बाद में आएंगे, वो फिर यहाँ से सेकंड डायरेक्शन के अंदर हमारे सारे के सारे स्कैन हो जाएंगे। इसमें भी आप जो है ना वो एवरेज सीक टाइम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइलेंडर्स पहले निकाल लें, उसको फिर आप टोटल पे डिवाइड करेंगे, तो वो आपका सीक टाइम निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद सी स्कैन की बात की थी, सर्कुलर स्कैन की। ठीक है, इसमें जो है ना वो हमने देखा था कि आपके पास जब इस तरह से जब आप रिक्वेस्ट को मैनेज करेंगे किसी एक डायरेक्शन पे, तो फिर हम जो है ना यहाँ से ये रोटेट कर रही है, बेसिकली डिस्क रोटेट करके यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो है ना वो आप डाटा फैच कर सकते हैं। अच्छा, इसका वैसे जो है ना एक ये मुझे कहीं से मिला नहीं है, लेकिन आप इसको ना बुक में से एक दफा स्टडी करिएगा कि ये 199 अगर ये लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो उसके बाद जब हम जाएंगे जीरो के ऊपर, ठीक है, तो ये अगर लास्ट इंडेक्स है, तो ये तो डिस्क आपकी इस तरह से रोटेट कर रही है ना। तो 199 से जीरो पे जाने के लिए आपको कितने साइन हंड्रेड आइटरेट करने पड़ेंगे ये वाले? क्या वो इसको सर 0 करना पड़ेगा। वन वन साइलेंडर डिफरेंस आएगा? एक तो आएगा, एक तो हाँ, आएगा। एक आए। वन तो आएगा ना, 199 पे वन। तो वन 0 नाइन पे 0 उसका अगला सिलेंडर है तो नेक्स्ट हाँ, तो उसका नेक्स्ट सिलेंडर है 198 ना। जैसे 198 से 199 पे जाएंगे, तो आपके पास एक साइलेंडर यूज हो रहा है ना। इसी तरह 199 से जीरो पे जाएंगे, तो एक साइलेंडर कंप्यूट होगा। इसको आप जो है ना वो किसी सॉल्व्ड एग्जांपल में देखिएगा, अगर आपको बुक में से कहीं से मिलता है, वो इसको वन कंसीडर करता है या वो इसको 199 कंसीडर करता है। 199 में से जीरो मतलब को सर माइनस इनका कर। डिफरेंस जो है, मतलब सर जो इनका डिफरेंस है वो 199 नहीं 1 आना चाहिए। हाँ, मुझे ये लगता है, क्योंकि ये सर्कुलर की बात कर रहा है ना यहाँ पे। इसको मैं भी चेक करूंगा, ये मेरी नजर से नहीं गुजरा अभी। सर्कुलर स्कैन की बात कर रहा है, तो आपका जो सर्कुलर ट्रिप है, ये देखे ना, वो कहता है कि विदाउट सर्विसिंग रिक्वेस्ट ऑन दी रिटर्न ट्रिप। ठीक है, ये दो तीन तरह से जो है ना ये मिक्स अप कर रहा है चीजों को। एक वो सर्कल की भी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो रिटर्न ट्रिप पे वो कहता है कि कोई भी सर्विस को हमने रिक्वेस्ट को अकोमोडेट नहीं करना। जब रिक्वेस्ट को ये अकोमोडेट नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे इसको हम 199 कंसीडर करेंगे। वो पूरा सर्कल आप कंप्लीट करेंगे, उसमें किसी रिक्वेस्ट को हम जो है ना वो मैनेज नहीं करेंगे। तो इसको आप एक दफा जो है ना वो देखिएगा बुक में से, बुक में वो इसको किस तरह से डील करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे वैसे तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। सर अच्छा, अगर 199 से नेक्स्ट हो 0 तो वो इतनी लंबी लाइन पीछे को ना ले, वो 199 से डायरेक्ट इधर 0 से फिर स्टार्ट करे ना। मैं वही कह रहा हूँ, इसको आप एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस डायग्राम से तो यही लग रहा है
ठीक है, लेकिन ये सर्कुलर स्कैन फिर सर्कुलर का क्या मतलब हुआ? फिर स्कैनिंग आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर में तो फिर आपके पास 199 के बाद 0 आना है ना, तो 199 जी के बाद सर। जब 0 पे जाएंगे तो आपके पास एक ही सिलेंडर बनता है। जी सर वो आप एक दफा दोबारा जरा ना स्लाइड्स में उसमें से देख लेना, बुक में से। अरे ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 199 से ज़्यादा उसके हों, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर उसके 1000 और हमें फर्स्ट 100 तक जो है ना वो चाहिए, उसको रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करना, तो वो पूरे 1000 तो नहीं घूमेगा ना, पूरे वो तो 1000 सिर्फ घूमेगा ना, इधर हम यही कह रहे हैं। ये देखें आपके पास ये इंडेक्स वो है एल्गोरिथम 183, एल्गोरिथम यही तो कह रहा है। फिर यहाँ पे हमें 183 तक जाना चाहिए था ना, यहाँ पे हम इसको 199 पे क्यों जा रहे हैं? ये 199 क्या है आपके पास? ये ये लास्ट इंडेक्स सर्कुलर है, की वजह से आ रहा है ना सर। हाँ, ये लास्ट इंडेक्स है। डिस्क का जो वो लास्ट इंडेक्स है। तो ये सर वो 183 हो जाएगा मेरा ख्याल। क्या हो जाएगा? मोटर मोटर की जो सर जो घूम रही है वो रिवर्स में घूमेगी इस तरह, तो फिर अगर वो वापस 0 पे इस तरह जा रहा है तो हाँ, मेरा ख्याल है कि वो सर्कुलर के अंदर ना, ये अब इसको आपको एक दफा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 183 आपका लास्ट इंडेक्स है, 199 183 आपका यहाँ पे लास्ट रेफरेंस है, ठीक है, लेकिन 199 आपका डिस्क का लास्ट इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखें वो 199 के ऊपर जा रहा है। उसके बाद वो अगर इस डायरेक्शन में वापस आता है तो फिर आपके ये 199 काउंट होंगे। अगर वो इस साइड पे वापस जाता जी है, इस सर। तरह से रोटेट करता है, तो फिर आपका ये सिर्फ वन सिलेंडर काउंट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये उसका नेक्स्ट इंडेक्स है। जी सर। ठीक है, तो सर इसको हम इसका एवरेज सीक टाइम निकाल लेंगे दोनों तरह से, तो जो जो सही वाला मैच हुआ तो फिर हम समझ लेंगे कि वही है। हाँ, इसको यहाँ पे आप तो एवरेज टाइम निकाल नहीं के ना लिखा हुआ। यहाँ पे बुक के अंदर से ना आप देख लीजिएगा कि उसका एवरेज टाइम इस एग्जाम्पल का कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। वैसे मुझे यही लग रहा है कि ये यहाँ पे इसको 199 कंसीडर कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद ये सी लुक की बात करते हैं। ये सी लुक में और ये दो हमने देखे थे। एक लुक जो है वो आपका स्कैन का जो है वो स्कैन की एक्सटेंशन है, और ये जो सी लुक का ये आपका सी स्कैन एल्गोरिथम की एक्सटेंशन है। इसमें हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज ये ऐड की थी कि अब आप लास्ट तक आइटरेट लास्ट नहीं इंडेक्स पे नहीं करेंगे, जाएंगे। लास्ट इंडेक्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी डिस्क जो है ना वो जी जैसे सर। ही ये आपका इंडेक्स मिल जाएगा उसको, जो लास्ट रेफरेंस है उसे वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर जो है ना ये आपका 183 में से हम ये माइनस करेंगे ये वाला 14। ठीक है, क्योंकि ये अब आपकी वापस आ रही है। ठीक है, तो इसमें तो समझ आती है कि ये अब आपका 183 है। ठीक है, तो उसमें आप बस एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा सर उसमें। होगा तो इसमें भी सर्कुलर ही होगा ना फिर, अगर वो जो चीज़ वो सी स्कैन में लग रही है वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। नहीं, वो वही नहीं लग रही ना। यस यहाँ सर, पे हाँ देखें जी। ये 183 से 119 इस पे हम जा ही नहीं रहे। इसके ऊपर हम इस तरह से रोटेट ही नहीं कर रहे, हम यहाँ से वापस आ गए हैं इस तरह से रोटेट करके इस डायरेक्शन में। पहले आप इस तरह से रोटेट सर कर रहे थे, अब उसी जहाँ पे लास्ट इंडेक्स मिला है वहां से हम वापस रोटेट करके आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से अब इधर सर से अगर दोबारा। ऐसे देखा जाए तो फिर वो सी लुक में और लुक में कोई डिफरेंस तो ना रहा फिर। भाई सी लुक और सर है, डिफरेंस है दोनों में। नहीं, और दोनों सी लुक में फर्क है। आप दोबारा देखें जरा इसको सर। यहाँ पे जब 183 से हम 0 पे उस तरह 14 पे रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जिस तरह हम 183 से 14 पे रिटर्न कर रहे हैं उसी तरह हम 199 से 0 पे रिटर्न कर रहे हैं। जी सर, मैं भी ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ मैं यस वही सर, वही कि यही जो बात चीज़ कर रहा वहाँ पे हूँ। होगी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसको आप बुक से एक दफा चेक कर लीजिएगा कि ये रोटेट अब किस तरह से करता है। ये रोटेट वो सर अगर तो इस डायरेक्शन में कर रहा है तो फिर तो 199 ही आएगा, जिस तरह वो हमने देखा कि यहाँ से 183 से वापस वो रिटर्न करता है इस तरह से। उस केस में तो आपके 183 माइनस 14 ही होने हैं। ठीक है, फिर 14 से आगे आपका वो दोबारा चेक होता है सर इसमें। अगर हम यहाँ पे और चीज का गौर करें तो यहाँ पे 0 के ऊपर एरो हेड नहीं लगा हुआ। एरो हेड कैसे? सर ये जैसे वाला अगर हम यस सर ये 0 के ऊपर नहीं लगा हुआ। नहीं, तो 0 के ऊपर तो लगाया भी नहीं है ना, ये तो इनके यस ऊपर सर लगा यहाँ से दिया। जैसे ये देखे ना 183 से 199 पे जा रहा है तो वहां पे लगा हुआ है ना एरो हेड, लेकिन 199 सर से 0 पॉइंट है पे सर। नहीं लगा।
सर पॉइंट 199 से 0 पे जा रहा है तो फिर उस पे हेड नहीं लगा हुआ, तो लेकिन ये क्यों आ रही बुक लाइन? से कंफर्म कर लेंगे ना हम। हाँ, इसको देख लेना, एक दफा बुक में से देख लेना इसको। जो इसका होगा वो सी लुक का भी वही चीज होगी फिर। नहीं, सी लुक का तो कंफर्म हो गया, सी लुक का तो मैंने आपको बता दिया है। सी लुक के अंदर तो आपका यहाँ से उसने रिटर्न करना है यहाँ पे इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। वो तो आप ये डायरेक्ट ये काउंट करेंगे, ये सारा डिस्टेंस आप कंप्यूट करेंगे। सर अगर सर्कुलर में घूम रही है तो फिर तो वो यानी कि पहले 199 पे जाएगी, फिर 0 से फिर वहां पे जाएगी ना। नहीं, सर्कुलर में नहीं है ना, मैं यही सर तो एक मिनट बात इसकी कर रहा हूँ। डायग्राम दिख इसकी सर सी सी लुक लुक। निकाला है ना। ये देख, सर इसमें भी एरो हेड नहीं है ना? नहीं एरो हेड आप इससे क्या अज्यूम कर रहे हैं? इस एरो हेड से अगर यहाँ पे एरो हेड होता तो इसका क्या मतलब होना था? सर इसका सर वो मतलब इसके डिस्टेंस को भी काउंट नहीं कर रहा। नहीं नहीं, डिस्टेंस तो काउंट होगा, ये तो आपका पहले 0 पे जाएगा, सर उसके बाद आप 14 पे जाएंगे। वो तो अगर इसको काउंट नहीं करना होता तो फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे भी तो आ सकते थे जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये नहीं। सर्कुलर घूमती है हाँ तो जी, वो फिर यस। पहले 183 से 199 जाएगी और फिर 0 से 14, मतलब हमारा डिस्टेंस वही होगा, यानी 183 से पहले 199 और फिर आगे 0 से 14। लेकिन अगर सर्कुलर नहीं घूमती भी तो वो 183 से डायरेक्ट 14 पे जा रही है। हाँ तो ये जो सी लूप के अंदर जो है ना, वो इसने यहाँ तक जाना है 183 तक, ठीक है। उसके बाद इसने वापस रोटेट करना है, ये ऐसे और ये फिर ऐसे रोटेट करेगी वापस, फिर तो सर ठीक। डेफिनेटली उसका काउंट होगा 199। किसका? जो पिछली हमने सी स्कैन देखी है उसमें भी डेफिनेटली वो काउंट होगा ना। हाँ वो सर काउंट ये तो होगा, वो ये इसको आप इसको चेक कर लें। वैसे ये सी लुक का तो मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे तो इसका 183 माइनस आप 14 करेंगे, फिर आप 37 से 14 माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये आप इसमें से निकालेंगे, ठीक है। उसका आप देख लेंगे वो 199 में से 0 माइनस करता है या 199 वो उसको 1 कंसीडर करता है इसको पूरे को, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउट है कि उसमें ये लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है ऐसे, तो फिर मे बी कि ये ऐसे रोटेट करता हो। तो अगर ऐसे रोटेट करता है तो फिर 199 से हम इस इंडेक्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका नेक्स्ट इंडेक्स है 0, ठीक है। अगर वो इस तरह से नहीं जाता, वो इस तरह से रोटेट करता है जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें ना आप, ये स्लाइड थोड़ी सी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़े ना तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाती है। यहाँ पे it immediately returns to the beginning of the disk without servicing any request on the round trip, ठीक है। वो कहता है ये एक राउंड ट्रिप ले रहा है पूरा, ठीक है। वो इन सारे इंडेक्सेस को इस तरह से आइटरेट करके वापस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये राउंड ट्रिप के ऊपर किसी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे ये लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी अगर डिस्क्रिप्शन की आप बात करें तो उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि ये 199 ही हम इसको कंसिडर करेंगे, 199 माइनस 0 करेंगे, ये 199 बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ एक दफा इसको इंश्योर कर लीजिएगा स्लाइड्स बुक में से, ये इसको क्या कंसीडर करता है, कितने सिलेंडर्स उसने लिखे हुए हैं इसके, तो वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सी लुक का जो है वो मैंने बता दिया कि लुक जो है वो इसी तरह स्कैन की एक्सटेंशन हो जाएगी, और सी लुक जो है ना वो सी स्कैन की एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन हमने लास्ट जो है ना वो डिस्क के एंड तक नहीं हमने इसको चेक करना, हमने सिर्फ अपने लास्ट इंडेक्स तक चेक करना है। अच्छा, ये हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका लास्ट इंडेक्स है? हमारे पास अगर लेट्स सपोज ये अरे है, ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स उसको हम मैक्स कैसे वाला कंप्यूट निकाल करेंगे? देंगे, मैक्स वाला निकाल देंगे। और वो जो एग्जांपल है इसको सोल्व किया हुआ है ना उसमें उसने 199 लिखा हुआ है, चीमा ने ग्रुप में सेंड किया वो। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, फिर वो कंफर्म हो गया ना, उसको 199 आप ले लें, क्योंकि वो उसने जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया वो यही मेंशन किया कि वो जब राउंड ट्रिप करेगा तो राउंड ट्रिप का मतलब भी यही होता है कि सारे इंडेक्सेस को आपने आइटरेट करके वापस आना है, ठीक है। तो जब आप वापस आएंगे तो उस टाइम पे वो किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर रहा, जैसे
यहाँ पे भी वो इसको हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फिर डिस्क रोटेट पता कैसे कर रही है, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं जा रहे, वापस आ रहे हैं इस तरह से। जी यस सर, सर, रिवर्स हाँ, रोटेशन रिवर्स स्टार्ट। रिवर्स रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये अब देखें, ये जो एल्गोरिथम्स हैं, ये वाले जो सी लुक का एल्गोरिथम है और आपका लुक का जो एल्गोरिथम है, ये हम किन स्नैरियोज में यूज कर सकते हैं या किन स्नैरियोज में इनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका कोई आ सकता है। लास्ट टाइम मैंने एक लास्ट पेपर देखा, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका क्या आंसर बनता है इसका? सर इसका आंसर ये बनता है कि अगर पहली आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है, दूसरी लास्ट पे है, तीसरी फिर फर्स्ट पे है, इस तरह फिर वो बहुत ज्यादा लेटेंसी ऐड कर देगा ना उसके अंदर। इस इन सिनेरियोज में हम इसको नहीं यूज कर सकते। अगर हमारे एक सीक्वेंस के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि 0 से 199 के दौरान हमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट अकोमोडेट करने को मिल रही हैं, तो फिर उस केस में ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं सर और ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा एक बार नहीं रिपीट नहीं, कर आप दें, इसको सर क्वेश्चन मिक्स एक बार रिपीट करें। देखें। हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो सी लुक का एल्गोरिथम है और लुक का एल्गोरिथम है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसको कब कब यूज कर सकते हैं, कब इसको यूज नहीं कर सकते, वो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा। सर वही कह रहे हैं कि जब देखें अगर 0 से 199 के दौरान काफी सारी, इसको एक राउंड ट्रिप के दौरान काफी सारी जो है वो रिक्वेस्ट अकोमोडेट करने को मिल जाती हैं, तो वहां पे ये बेहतर रहेगा कि लेट से वहां उसके दौरान जो है ना इसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट अकोमोडेट करने को मिली है 0 से 199 के दौरान जाते हुए। लेकिन अगर केस ये है कि 0 पे एक रिक्वेस्ट पड़ी है, फिर एक 199 पे पड़ी है, फिर एक 0 पे पड़ी है, फिर एक 199, तो इस तरह जो है ना वो बेहतर नहीं रहेगा कि ये पहले एक राउंड ट्रिप करे, एक रिक्वेस्ट अकोमोडेट करे, फिर एक राउंड ट्रिप में दूसरी करे, फिर एक राउंड ट्रिप में तीसरी करे। तो इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा जो एवरेज एक्सेस टाइम और सीक यार लेटेंसी है राउंड ना नहीं बहुत आप ज्यादा देखो हो ना, वही आप जाएगी। राउंड मिक्स कर गए हो। ये यार। देखो, अगर आपके पास 0 199 है, आप कह रहे हो फिर आपके पास 099 आती है, ठीक है, 199 या कोई भी इस तरह से, तो हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आपके पास ये सीक्वेंस के अंदर ये मेंटेन होगा। सीक्वेंस तो हमने बात ही नहीं की इसके अंदर। आपकी ये वाली 0 के ऊपर जाएगी तो वो जब उस डायरेक्शन पे जाएगा तो उसने ये सारे 0 वहां पे चेक कर लेने हैं, ये तो आपकी सारी रिक्वेस्ट वहां पे खत्म हो जानी है। 144 पे जाएंगे तो वो, ये तो फिर आप उलट बता गए हो ना, 0 पे जाएंगे तो ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे चेक हो जाएंगी, फिर 199 पे जाएंगे तो ये सिर्फ आपका एक सर्कल बनेगा सिर्फ। ये तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है ना हमें एक ओवरहेड, एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। इसी तरह आपको लोएस्ट नंबर भी फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो जो डिस्क, जहाँ पे ऐसी डिस्क जो ज्यादा यूज हो रही हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऑलरेडी ओवरहेड ज्यादा है, उसके ऊपर फिर हम ये एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप एक एक्स्ट्रा ओवरहेड ये अप्लाई कर रहे हैं कि आप 183 आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा है पूरी अरे में से। तो अगर आपके पास ये अरे का साइज है लेट्स सपोज 1000 के, ठीक है, या आपके पास इंडेक्सेस का साइज बहुत ज्यादा है, तो उसमें से जब आप ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका भी तो हमें कॉस्ट पड़ेगी। वो कॉस्ट एल्गोरिथम को निकालने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उन डिवाइसेस के ऊपर ये एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑलरेडी बिजी हैं या जो ऑलरेडी रिक्वेस्ट जिनके पास ज्यादा हैं, जो ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही हैं। उस केस में हमारा जो सी स्कैन एल्गोरिथम है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें हमें जो है ना वो हम एक डायरेक्शन में लास्ट तक मूव करते हैं, फिर वापस आके दूसरी डायरेक्शन में लास्ट तक मूव करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इंटरनेट से मिलेंगे, आप वो भी सॉल्व करके देखें अपने पास। एक पेपर जो है ना वो लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने बल्कि सर्कुलेट किया था, आप लास्ट जो बच्चे जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम ये पढ़ा हुआ है उनमें से किसी स्टूडेंट से ना आप ले लें इसका पेपर, जो लास्ट उनका जो आया है लास्ट ईयर में, सर उसको आप अपने क्योंकि पास इस सॉल्व बार करें। जो है ना वो सुनने में आया कि पेपर भी 70 नंबर का है, और जो है ना वो इस बार काफी सिनेरियो चेंज है, तो आप काइंडली एक जो है वो टेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे, डेमो पेपर, तो ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो सके। नहीं, वो 70 का आपको किसने कहा है? मुझे भी एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा है, कोई इस तरह की सर इन्फॉर्मेशन वो अभी तक तो नहीं आई।
सर ऐसी इंफॉर्मेशन बड़ी गंदी गंदी इंफॉर्मेशन आ रही है। सर वो कल मेरे समर के जिन्होंने समर सेशन लगाया उसमें लिखा हुआ था, इसलिए वो कंफर्म भी किया था। हाँ, वो समर के अंदर जो है ना वो 70% का है उनका, जो जो लोग समर लगाएंगे इस दफा, ठीक है, वो उनके 70% वेटेज है। आप लोगों की 50% होगी मैक्सिमम, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम लिया उसमें 50 वेटेज रखी है। लास्ट टाइम कब लिया है सर? ये अभी जो बैच 7 के जो फाइनल्स हुए हैं उसमें 50% थी ना उनकी वेटेज। लेकिन सर उन्होंने हमसे ज्यादा उधर यूनिवर्सिटी में स्टडी किया ना। हमने तो तकरीबन हाफ सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ा और हाफ सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन क्लासेस में हुआ, तो मिड भी नहीं हुए, तो इस वजह से। मिड तो उनके भी नहीं थे हुए। उनका भी जो मिड का जो है ना वो एक फाइनल रिपोर्ट सी उनसे ली थी सिर्फ। वो अब देखते हैं, अभी फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। वो तो अभी आपका कोई ना कोई स्केड्यूल आ जाएगा इस वीक के अंदर ना, वो बता देंगे। अच्छा, अब ये डिस्क जो है ना वो स्केड्यूलिंग जितने भी एल्गोरिथम्स की हमने बात की है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस तरह से सिलेक्ट करता है, ठीक है, ये वेरी करता है कि आपके किस तरह के रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो कौन सा आपका एल्गोरिथम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिथम अच्छा नहीं है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जो अभी मैं आपको बात कर रहा था ना, वो आप यहाँ से थोड़ी सी इसको स्टडी कर सकते हैं। जो आपका SSTF है, ये कॉमन एंड हैज अ नेचुरल अपील, ठीक है, ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है। उसकी वजह ये है कि इसमें शॉर्टेस्ट आप निकाल लेते हैं, जो करीब होता है, तो वो रिक्वेस्ट आपकी पहले मैनेज हो जाती हैं। स्कैन एंड सी स्कैन परफॉर्म्स बेटर फॉर सिस्टम्स दैट प्लेस अ हैवी लोड ऑन द डिस्क, ठीक है। तो ये वो मैं बात कर रहा हूँ जो मैं आपसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा था, ठीक है। अगर आपका डिस्क के ऊपर लोड ज्यादा है तो फिर आप इन दो एल्गोरिथम्स को प्रेफर करेंगे, स्कैन और सी स्कैन को। उस केस में फिर हम लुक या सी लुक के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास डिस्क के ऊपर ऑलरेडी लोड काफी ज्यादा है। अगर आप वो इंडेक्सेस भी फाइंड करने में टाइम लगाएंगे तो वो आपका वहां पे वो डिस्क बिजी हो जाएगी, वो डिस्क उसको ज्यादा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। अब ये आपकी जिस तरह की रिक्वेस्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं इसके परफॉर्मेंस। रिक्वेस्ट फॉर डिस्क सर्विस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। अब जो फाइल एलोकेशन मेथड के ऊपर भी ये रिलायबल है। उसके बाद डिस्क scheduling algorithm should be written as a separate module of the operating system, allowing it to be replaced with a different algorithm if necessary। अब देखें कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये प्रेफरेबल हैं कि इनको आप अलग से लिखें, ठीक है। उसकी वो इसने रीजन ये बताई है कि अगर आपने इस एल्गोरिथम को रिप्लेस करना है किसी दूसरे एल्गोरिथम के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको ये रिप्लेस नहीं करने देगा, ठीक है। तो अगर ये इसकी फाइल्स अलग पड़ी होंगी तो फिर आप उसको जो है ना वो इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एल्गोरिथम को किसी दूसरे एल्गोरिथम के साथ, ठीक है। तो वो कहता है कि बाय डिफॉल्ट जो है ना ये दो चॉइसेस हमारी हो सकती हैं। व्हाट अबाउट रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। अब ये जो रोटेशनल लेटेंसी है ये वो कहता है डिफिकल्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको फाइंड करना, ठीक है। इसलिए हमारा फोकस जो होता है ना वो सीक टाइम के ऊपर होता है कि हमने सीक टाइम को ही रिड्यूस करना है। हाउ डज डिस्क बेस्ड क्यूइंग इफेक्ट OS ऑर्डरिंग एफर्ट्स। अच्छा, ये वही डिस्क्रिप्शन है, इसको आप थोड़ा सा जो है ना वो खुद से एक दफा स्लाइड को देख लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो डिस्क मैनेजमेंट है, अब आपके पास जो डिस्क का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है पहले, उसमें हमने देखा कि आपके पास आर्म है, उसी तरह से आपके पास कुछ यहाँ पे साइलेंडर्स के साथ कुछ सेक्टर्स अटैच हैं, ठीक है। अब उन साइलेंडर्स में आपका डाटा स्टोर होना है, ठीक है। लेकिन आपको जो विजुअली डिस्प्ले होना है फिजिकल फॉर्मेट में, वो आपका किस तरह से शो होना है, वो आपको पार्टीशंस के अंदर शो होना है डाटा, ठीक है। आप अपनी डिस्क के अंदर कुछ पार्टीशंस जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। अब ये पार्टीशंस में क्या आता है, बेसिकली हर पार्टीशन को कुछ साइलेंडर्स जो है ना वो एलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक कुछ साइलेंडर्स आपके एक पार्टीशन में आ जाएंगे, बाकी कुछ साइलेंडर्स आपके किसी दूसरी पार्टीशन में आ जाएंगे। तो आप जितने भी पार्टीशन आप
क्रिएट करेंगे आपकी वो जो स्टोरेज है वो उस तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब वो आपस में डिवाइड हो जाएगी तो फिर डाटा जब आप रीड या राइट करेंगे वो फिर किस फॉर्म में हम कर सकते हैं, वो या तो ब्लॉक्स की फॉर्म में हो जाएगा या आपका क्लस्टर्स की फॉर्म में। जो सिमिलर फाइल्स हैं वो आपकी क्लस्टर्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी एक बूटस्ट्रैप लोडर की बात की हुई है, सेक्टर स्पेयरिंग की बात की हुई है, इसको जरा एक दफा देख लीजिएगा। ये आपके पास MBR क्या होता है? MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड सर, ये एक पुरानी पार्टीशन स्कीम है सर, आजकल जीपीटी यूज होती है वैसे। जीपीटी में और इसमें क्या डिफरेंस है? जीपीटी जो सर जो जीपीटी है ना वो ऑटोमेटिक रिपेयर करता है, अगर कोई हो जाता है ना तो लेट्स से कोई डैमेज हो जाता है